गैर कानूनी और झूठे मुकदमों में बार बार शोएब शेख को उलझाया गया। मकसद सिर्फ सच के रास्ते पर चलने से रोकना है। हुकूमत का अवामी मसाइल की बजाय इंतकामी कार्रवाइयों पर ध्यान ज्यादा रहा है। बगावत के मुकदमे, गद्दारी के मुकदमे, इदारा जाती तौहीन के मुकदमे सबसे ज्यादा इसी हुकूमत के दौर में कायम किए गए हैं। पीडीएम मैं समझता हूं पीडीएम से ज्यादा ये नून लीग की सियासत है, और ये नून लीग की सियासत जो है वो रोजे अव्वल से जब जब नवाज शरीफ साहब या इनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार में आई है तो इन्होंने आजाद सहाफत को, डिसेंटिंग वॉइसेस को इन्होंने निशाना बनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सच बोलना आजकल अंगारों पर चलने के बराबर है और झूठ बोलना फूलों की सेज पर सोना। यह हकीकत है कि झूठ बहुत जल्द और तेजी से फैल जाता है, लेकिन अंधेरी रात का खात्मा जिस तरह सुबह की पहली किरण कर देती है, इसी तरह सच के सामने आते ही झूठ का अंधेरा छट जाता है। आज सच के अलमबरदारों के लिए बड़ा दिन है। अच्छी खबर यह है कि स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत से बोल न्यूज के को चेयरमैन शोएब शेख की जमानत मंजूर हो गई है। जमानत के बाद FIA ने शोएब शेख को रिहा कर दिया है। ये यकीनन पाकिस्तानियों और बोल फैमिली के लिए अच्छी खबर है, मगर सितम यह है कि गैर कानूनी और झूठे मुकदमों में बार बार शोएब शेख को उलझाया गया। मकसद सिर्फ सच के रास्ते पर चलने से रोकना है, लेकिन इस अज़्म का इजहार को चेयरमैन बोल न्यूज शोएब साहब ने बार बार किया कि रास्ते की सख्तियाँ, इंतकामी कार्रवाइयाँ, मुकदमेबाजियाँ इन्हें सच के रास्ते से नहीं हटा सकते। शोएब साहब को तो रिहाई मिल गई, मगर हुकूमत अब भी बाज नहीं आ रही। अब हमारे प्रोग्राम के को एंकर बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सदीक जान को निशाने पर रख लिया गया है। FIA ने नोटिस जारी कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस 13 जमाती हुकूमत के दौर में अवाम का महंगाई ने बुरा हाल कर दिया, और इसकी वजह यह भी है कि हुकूमत का अवामी मसाइल की बजाय इंतकामी कार्रवाइयों पर ध्यान ज्यादा रहा है। बगावत के मुकदमे, गद्दारी के मुकदमे, इदारा जाती तौहीन के मुकदमे सबसे ज्यादा इसी हुकूमत के दौर में कायम किए गए हैं। जमान पार्क में जो मैदान जंग सजा, इसकी वजह भी यही मुकदमेबाजियां हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हथकंडों से क्या सच का रास्ता रोका जा सकता है, सहाफ़ियों को सहाफ़त से रोका जा सकता है? इसी से आगाज़ करेंगे आज, चूँकि मौजू भी ऐसा है। मेरी है कि आज मेरे बहुत ही पसंदीदा सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार आमिर ज़िया साहब ने हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये जो शोएब अहमद शेख साहब का जो केस हमने देखा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इतने सालों से केस चलता है, फिर जिस्मानी रिमांड उसी में दे दिया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार जमानत हुई। जनाब उसामा, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया आपके प्रोग्राम में शरीक होने का। पहली बात ये कि देखें, एक तसलसल है बोल को एक विक्टिमाइज करने का, उसको हदफ बनाने का, निशाना बनाने का। ये सिलसिला शुरू हुआ था 2015 में। आप भी बोल की उस टीम के मेंबर हैं कि जिसने मतलब है कि इसको कहते हैं पौधे को लगाया, अभी परवान भी चढ़ाया। आप याद करें उसको क्या खतरा थी। एक झूठी खबर के ऊपर एक इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया कि पाकिस्तान की जो नंबर 1 IT कंपनी थी एग्जैक्ट, उसको निशाना बनाया गया। किस बात पर? कि खबर छपी थी, उसमें ना कोई गवाह था, ना कोई मतलब इनके पास एविडेंस था, लेकिन उन्होंने पूरे ऑपरेशन जो थे एग्जैक्ट के, और उसका हदफ जो था दरअसल बोल था, क्योंकि बोल इतनी शान और शौकत से आ रहा था और इतने बड़े पैमाने पर आ रहा था। तो जो एक राइवल मीडिया ग्रुप थे वो जो थे एक तरह से लर्ज़ा बंदाम थे, वो लोग जो थे परेशान थे। तो उन्होंने यकीनन उस जमाने में आपको पता है कि नून लीग की हुकूमत हुआ करती थी, नवाज शरीफ साहब जो थे वज़ीर आज़म हुआ करते थे। तो एक पूरी साजिश के तहत बोल को निशाना बनाया गया। और मैं समझता हूँ कि जब उस चीज़ का ये तसलसल है कि जो आज हम देखते हैं जिस तरह से इनको निशाना बनाया गया शोएब शेख साहब को, हमें उस जमाने में भी अदलिया से रिलीफ मिला था, हमें आज भी जो है अदालतों ही से रिलीफ मिला है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि पीडीएम, मैं समझता हूँ पीडीएम से ज्यादा ये नून लीग की सियासत है, और ये नून लीग की सियासत जो है वो रोजे अव्वल से जब जब नवाज शरीफ साहब या इनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार में आई है तो इन्होंने आजाद सहाफत को, डिसेंटिंग वॉइसेस को इन्होंने निशाना बनाया। मगर मैं आप बात करें कि 92 से अगर आप बात करना शुरू करें, जब ये लोग इक़्तिदार में आए थे अर्ली 90s के अंदर, तो उसमें भी उस जमाने में जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे, बाकायदा फहरिस्तें दी गई थी कि जी मलिया लोधी को निकाल दें, फलां को एडिटरशिप से हटा दें, फलां को अपने रिपोर्टर को हटा दें। आज वो ग्रुप जो है उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए, ये बदकिस्मती है। फिर वो दौर भी हमने देखा कि नजम सेठी जो आज PSL को लीड कर रहे हैं, इनको बाकायदा अगवा किया गया था, इन पर तशद्दुद किया गया था नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर। ये भी एक बिल्कुल तारीख है। तो ये एक तसलसल है, और इनको ये इनका जो टैक्टिक्स रही है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की, इनकी पार्टी की, कि या तो ये खरीदना पसंद करते हैं लोगों को, या फिर ये उनको डराते धमकाते हैं,
तो आज जाहिर है कि जो लोग कहते हैं ना कि इन्होंने वफादारियां बदल ली और वो आज इनकी गुड बुक्स में आ गए और आप देखते हैं कि हुकूमत में अहदेदार भी बन गए, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं। तो लेकिन जो लोग इनके सामने सरनगू नहीं होते और जो कहते हैं कि हमें फैक्ट्स, हक़ायक़ जो है हमारे लिए मुक़द्दस है, उनको जो है निशाना बनाया जाता है। तो उसमें बोल आज के दौर में सर फहरिस्त है, और भी मीडिया ग्रुप्स हैं, PRY के साथ भी इसी तरह दबाव डाला गया, तो हम अकेले नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर ज्यादा इन लोगों की सख्तियां हैं और ज्यादा भरपूर तरीके से क्रैकडाउन हो रहा है। और उसमें फिर क्या कर रहे हैं, फ्लिमजी केस है। अगर आप मुझे इजाजत दें कि जिस चीज में पकड़ा गया शेख साहब को, पहली बात हुई कि दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक कोई अगर मुबैना जुर्म है तो उसकी 2 FIR काटी जाए, लेकिन बोल के साथ एग्जेक्टिव मैनेजमेंट के साथ हुआ ही है। ठीक है ना, इस्लामाबाद में भी कटा और कराची में भी कटा। ठीक है, जो असल मुकदमा था उसमें बरी हो गए, लेकिन एक उसके तहत जो ये मुकदमा कायम किया गया कि जी एक जज को मुबैना तौर पर रिश्वत दी गई, तो आपने उस जज को नहीं गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उस शख्स को नहीं किया कि जिसके ऊपर इल्जाम है कि जिसने रिश्वत दी, जो ना लेने में ना देने में, ठीक है ना, और जज ने भी फिर इनकार कर दिया, उसमें आपने शोएब शेख को पकड़ लिया। तो मेरे ख्याल में लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, हमें अपनी अदालतों पर एतमाद है, हमें अपने जो कारकुन हैं उनकी लॉयल्टी पे एतमाद है। तो उसके नतीजे में मैं देखता हूँ कि एक बार फिर जो है वो शेख साहब जो है रुकरू होकर निकले और ये तसलसल जारी रहना चाहिए। जी लेकिन आमिर ज़ैद साहब, उसी के साथ साथ आप देखिए कि अचानक एक कंप्लेंट सामने आती है, FIA का नोटिस आ गया है। अब हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ नौजवान हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े कम वक्त में उन्होंने पाकिस्तान में एक बड़ा नाम बनाया है और हमारा बड़ा ज़बरदस्त वो हिस्सा है सिद्दीक जान। अब ये स्टेट वर्सेस इस तरह से, ये FIA तो बराह रास्त इदारा ऐसा है जो हुकूमत वक्त के अंडर आता है और उसमें कुछ बताया भी नहीं हुआ। मैंने नोटिस सारा पढ़ा है कि कहा क्या गया है, बस ये कि जी सोशल मीडिया पर उन्होंने बातें ऐसी की हैं जिससे लोगों में इश्तियाल आ सकता है। ये तो बड़ा वेग सा, तो ये कोई इन्होंने सोच लिया हुआ है कि किसी ना किसी को इन्होंने निशाना बनाना ही है। ये फहरिस्त तवील हो गई है, ये 11 महीने हुए हैं, इन्होंने तो जितना साफियों के ऊपर जुल्म कर दिया, जितने केसेस बना दिए, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और ये नून लीग का वतीरा है। और मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को बहुत जमहूरी जमात कहती है और इनमें बड़ा क़ुव्वत बर्दाश्त भी है तनकीद सहने की, तो वो लोग भी इस मामले पर खामोश हैं। मैं इसका कुलियतन जिम्मेदार जो है शरीफ खानदान को, उनकी जो इंतकामी सोच है उसको करार देता हूँ, नून लीग को करार देता हूँ। और उसमें हमें ये समझना चाहिए कि वाकई आप देखें कि जो केसेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, मतलब केसेस करप्शन पे नहीं हो रहे। इमरान खान के ज़माने में लोग अगर पकड़े जाते थे तो उनके ऊपर बड़ा मतलब इल्ज़ामात होते थे। तो यहाँ पर क्या है, इज़हार राय पर पाबंदी है। वो आपको और हमारा गला घोटना चाहते हैं, चाहते कि हक़ायक़ जो है अवाम के सामने ना लेकर आएँ। और उसमें भी कोई मतलब है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि बतौर साहब कि अगर हम गैर जिम्मेदाराना काम करें तो बिल्कुल आप लाइबल का हम पे केस करें, डिफेमेशन का केस करें, लेकिन फिर कानून के एतबार से करें। आप जो गद्दारी के मुकदमा जो है वो टोपी फेंकते हैं, आप कहते हैं जी गद्दारी का मुकदमा हो गया, आपके ख्याल में जो हम सहाफ़ी हैं क्या हम मुहिब्बे वतन नहीं है? हमें क्या शरीफ खानदान से वफादारी के, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स की जरूरत है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। तो आप और इसमें ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं कि आप देखें अरशद शरीफ के सानहे से लेकर उनको शहीद करने से लेकर फिर आप कितने नाम गिनवाएं कि धमकियां दी गई। मतलब है उसमें आप हमारे समी इब्राहिम साहब का नाम लें, जमील फारूकी साहब का नाम लें, इमरान रियाज का नाम लें, हमारे पास और दो साबिर शाकिर हुए, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा, मुईद पीरजादा को मुल्क से बाहर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग खौफजदा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आज के दौर में उसामा आप जदीद जहन के हामिल हैं कि क्या आप हक़ायक़ को, सच को रोक सकते हैं? सोशल मीडिया को आप यहाँ से गला घोटेंगे वो वहां से निकलेगा। वो जहाँ में अहले इमा सूरत से खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले, तो यही होता रहेगा। ये नाकाम पहले भी हुए और इस बार भी होंगे। अब हम अपनी टॉप स्टोरी पर आते हैं। आज की हमारी टॉप स्टोरी जो हमने देखा गुज़श्ता 24 घंटे मैं तो कहूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा ही हो गए, 30-40 घंटे हो गए जो हमने हालात देखे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आता है कि जी सुबह 10 बजे तक कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए हमने पहले नहीं देखा कि वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के लिए इस तरह का ऑपरेशन करना पड़े। 18 को उनकी पेशी है, 14 को ही इस ऑपरेशन की ज़रूरत थी, भी 4 दिन बाकी थे। तो या तो कंफर्म हो जाता कि सूरत नहीं पेश हो रहे, 18 को नहीं पेश हो रहे, फिर शुरू करते कि जी अभी हमने इनको लेकर जाना है, फिर चाहे हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हो जाता। इमरान खान साहब को भी शायद चाहिए था कि कोई बेहतर रास्ता लेते, मगर ये सब क्या होता रहा, पूरी दुनिया में क्या पैगाम गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, दुनिया भर के मीडिया हाउसेज और इंसानी हुकूक के इदारे, वो सब इस पर बात करते रहे और आखिरकार फिर लाहौर हाई कोर्ट को फिर इस पर एक रास्ता निकालना पड़ा। बात ही कि हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि शरीफ खानदान के बाद
बात का क्या मैं कहूँगा, तमाम की बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान को किसी भी मुकदमे में कोई भी झूठा सच्चा इल्जाम लगाकर उनको जो है बस जिंदा किया जाए, उनको जेल में डाला जाए। इसका आपने ज़ात बरमला देखा होगा कि कितनी मरतबा मरियम नवाज साहिबा कर चुकी हैं, उनके जितने करीबी हवारी हैं वो कर चुके हैं। तो उनका हदफ जो है इमरान खान है। अभी इमरान खान पर उनको कोई केस तो बन नहीं रहा है बड़ा, और आप देखें दहशतगर्दी का मुकदमा करते हैं, जो सबसे बड़ा करप्शन केस उनको ऊपर बनाया गया वो तोशा खाने का बनाया गया, जो बहुत ही फ्लिमजी केस। और जब उसकी तहकीक में गए तो पता चला उससे बड़े जराइम का इर्तिकाब तो आपने खुद कर दिया जिन्होंने इल्जाम लगाया है। तो एक बड़ी मज़ाक़ खेज सूरत हाल है। तो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप देखें कि लाओ लश्कर लेकर आए, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? बदकिस्मती इस हुकूमत की है कि जो काम करते हैं ये इनके गले पड़ जाते हैं, इनके लिए उल्टा साबित होता है। अब आप देखें कि हमारे हर बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त कहते थे इमरान खान को गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, हर सियासतदान को नहीं डरना चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये होता है कि देखें, हर सियासतदान का एक अपना तरीका कार होता है काम करने का। बाद सियासतदान जिनके ऊपर बड़े बड़े करप्शन के इल्जाम आते हैं वो समझते हैं कि जी जेल जाके हम अदालतों से रिलीफ लेंगे। इमरान खान का मसला ये कि इमरान खान समझते हैं जी, और इमरान खान के उनके हवाले से जो परसेप्शन है, उन्होंने किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उन्होंने कोई मुल्क का कानून नहीं तोड़ा। तो किस खुशी में? ज़ाहिर है एक अंदाज है कि आप सरेंडर करते हैं, एक है कि आप मज़ाहमत करें। जब आपको अपने ऊपर इत्मीनान होगा, अपनी सच्चाई पे इत्मीनान होगा, अपनी ईमानदारी पे इत्मीनान होगा, तो आप मज़ाहमत करेंगे। और फिर उन्होंने मज़ाहमत की और उसके नतीजे में क्या हुआ कि मैं समझता हूँ इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ मजीद ऊपर गया। पूरा कौमी मीडिया का फोकस ना चाहते हुए भी उन पर था, बैन अल-अक़वामी मीडिया का फोकस उन पर हुआ। इस हुकूमत का जो है वो मजीद बरहना हो गई। इनकी जो टैक्टिक्स थी, आप सोचें जो फुटेजेस गई हैं पूरी दुनिया में, क्या आपने हमें मकबूजा कश्मीर की याद ताज़ा कर दी। हम बड़े फख्र से कहते थे कि जी वहाँ पे मतलब है कितना पाकिस्तान में इस तरह निशाना नहीं बनाया जाता, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की शक्ल नहीं है। तो आपने किस तरह से किया और उसका नतीजा क्या निकला? मतलब ढाक के 3 बार आप नाकाम रहे। इमरान खान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और इमरान खान जेल भी अगर जाते मज़ाहमत के बाद तब भी उनका कद काट में फ़र्क नहीं पड़ता। और उससे बड़ी बात सामा कि पीटीआई के ऊपर जो कहा जाता था कि जी ये एक इसको एहतजाज की सियासत नहीं आती, और एहतजाज की सियासत सिर्फ पीपल्स पार्टी को आती थी जो उसने एमआरडी के दौर में की है, जमात इस्लामी को आती है। तो पीटीआई ने एक बिल्कुल नई तारीख रकम की है। इतना सस्टेन एक छोटे से इलाके में ज़मान टाउन के इतना सस्टेन तरीके से इतनी तवील घंटों पुलिस की शेलिंग को सहना, उनकी लाठी चार्ज को सहना, उनके ऊपर जो कुछ जो मजालिम हुए उसको सहना एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल में वो एक बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी कि हबीब जालिब जिंदा होते मरूम तो वो यकीनन इसके ऊपर एक तहलका तेज नज़म कहते, फैज़ अगर होते तो कोई बड़ी बात कहते, कोई नज़म कहते, फराज अगर होते तो वाकई इन लोगों ने उस तरह का मजालिम, इस तरह का जुल्म किया है। और उसके नतीजे में बदकिस्मती जो हमें बड़ा दुख होता है कि जनाब हमारी रियासत पाकिस्तान बदनाम हो रही है। बड़ी बदकिस्मती है कि इस हुकूमत की वजह से हमारे इदारे जो हैं वो तनकीद की जद में आ रहे हैं। अवाम में खलीज बढ़ रही है अपनी मतलब इदारों के हवाले से, जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। आमिर साहब, आपकी नज़र में हल क्या है? इमरान खान साहब कहते हैं मैं पहले भी अदालत गया हूँ, कातलाना हमला हुआ, उसके बाद थ्रेट्स हैं। अब वो कहते हैं कि अदालत के प्रेमिसेस को चेंज कर लिया जाए या वीडियो लिंक के जरिए ले लिया जाए। अब ये भी हमें इत्तला थी, खबर मुझ तक जो पहुंची कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद प्लान ये था कि इनको अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा फिजिकली, बल्कि वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा, क्योंकि फिर लोग इतनी तादाद में हर दफ़ा पेशी पर आएंगे, वो फिर मीडिया आ जाएगा, फिर मसला होगा। तो यानी गिरफ्तारी से पहले आप वीडियो लिंक पर नहीं ले सकते, उसके बाद आप वीडियो लिंक पर जिसने इमरान खान पर हमला किया वो मुलजिम को जान को खतरा कहा जाता है और उसको वीडियो लिंक के जरिए ले लिया जाता है। 82 केसेस, यानी एक पेशी पर जाते हैं एक नया केस बन जाता है। या इनको इकट्ठा कर दिया जाए, क्योंकि ह्यूमनली भी पॉसिबल नजर नहीं आता, या वो जहां कह रहे हैं उधर अदालत का कुछ पैमनेस, क्योंकि हमें नजर तो आता है उन पर कातलाना हमला हो चुका है, इस फैक्ट को जुटलाया नहीं जा सकता। हर केस के फैक्ट्स तो मुख्तलिफ होते हैं, इसका कोई हल तो निकालना होगा। उसामा, आपके सवाल में मेरे ख्याल में जवाब बड़ा हद तक है। हमें एक और चीज समझना चाहिए कि इमरान खान की रिलक्टेंस है गिरफ्तार होने से। आप ये देखें कि इस हुकूमत ने सियासी कैदियों के साथ, सहाफियों के साथ क्या सलूक किया। हमेशा सियासी कैदी को ज़मीर का कैदी कहते हैं, उसको अगर जेल भी जाते तो बी क्लास, कम से कम बी क्लास मिलती है उसको ना, बर्दाश्ती मिलता है। उसके साथ एक तौहीन आमेज ये नहीं होता था, मतलब मुशर्रफ दौर में भी ये नहीं हुआ, ये ज़िया-उल-हक साहब के दौर में भी इस तरह से नहीं हुआ कि जनाब मतलब टॉर्चर होते हैं, तो टॉर्चर मर्दाना टॉर्चर होते हैं, यहाँ पे बरहना किया गया, लोगों के साथ तजलील की गई लोगों। तो आप सोचें कोई शरीफ आदमी जो बड़ा सेल्फ राइटियस हो, जिसका एक बहुत बड़ा एक बैन अल-अक़वामी साख हो, आपके ख्याल में वो इन मतलब है कि वो इस बात को बर्दाश्त करेगा कि उसको इस तरह से मैल ट्रीट किया जाए? क्योंकि यहाँ पर अब इंसाफ, लोगों को खौफ तो नहीं मैं कहूँगा, लोगों को ये अंदेशा है कि जनाब यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा। और यहाँ पर जो है हमारी जो पुलिस है और हमारे जो इस तरह के FIA जैसे इदारे हैं,
ये एक खिलौना बन गए हैं इन शरीफ खानदान के हाथों में। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को राजवाड़ा बनाया जा रहा है, यहाँ पे मौरूसी सियासत को मुसल्लत किया जा रहा है। तो ये जो खदशा है बिल्कुल है। आपने पूछा कि जी हल क्या है? हल एक तो है कि बिल्कुल मतलब साफ और शफाफ इंसाफ होना चाहिए। अगर इल्जाम हैं बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, 82 मुकदमात इमरान खान ना हो गए, रॉबिन हुड हो गए, रॉबिन हुड भी नहीं, सुल्ताना डाकू, आप क्या कहेंगे? इमरान खान पे आप देखें 70 साल की उम्र है, उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा मजे का खेज है, उन पर जिस तरह के केसेस बनाए गए हैं और लोग बड़े एक साथ में मुआवजा करते हैं जी नवाज शरीफ साहब के साथ वो तो नहीं जेल जाने से डरते हो। भाई उन पे अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे। एवन फील्ड एक हकीकत है, ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब पर वाकई केस है, उनके ऊपर 16 अरब रुपए का था मनी लॉन्ड्रिंग का। तो भाई आप इससे कहाँ का मुआवजा कर रहे हैं? तो वो बबूल का, एक तो बबूल का पेड़ है, एक तो कोई और चीज है, तो वहां पर आपका मुआवजा बनता नहीं है। तो इमरान खान ने मेरे ख्याल में सही हिकमत अमली अपनाई और उसके नतीजे में आप देखें कि हुकूमत को जितनी पशेमानी हुई है, जितना कहते हैं ना उन्होंने फेस लूज किया है, उसकी मुझे मिसाल नहीं मिलती। लेकिन एक तरफ राना सनाउल्लाह सब कहते हैं कि इस फितने से हम निजात दिला कर रहेंगे, इस फितने को खत्म करके रहेंगे। अब वक्त आ गया है, इसको कभी हम बलूचिस्तान फलां जेल में रखेंगे, इसको मिर्ची वार्ड में रखेंगे। फिर मरीम और रज़ीब साहिबा वज़ीर इत्तलाआत आती हैं, कहती है हमारा तो लेना देना कुछ नहीं है इस केस से। वो तजाद तो खुल के सामने आ रहे हैं ना, मतलब है कि एक वजीर कुछ कहते हैं दूसरा। लेकिन मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो शरीफ खानदान की जो एक सेंटिमेंट है, उनकी ख्वाहिशात की अक्कासी कर रहे हैं। वो इंतकाम चाहते हैं, इंतकाम के लिए तड़प रहा है शरीफ खानदान। वो समझते हैं कि जी, और हालांकि इमरान खान का लेना देना नहीं है, ज्यादातर केसेस इनके ऊपर पहले के बने हुए, पीपल्स पार्टी के दौर के बने हुए और मुशर्रफ साहब के दौर के बने और किसी और दौर के हैं ना। क्योंकि इनकी तो तारीख है 80 की, मिड 80 से ये लोग इख्तियार में हैं। लेकिन आमिर साहब जो ये हम जो कुछ देख रहे हैं, इससे मुल्क को बहुत हो रहा है और अब आलमी सतह पर तशवीश है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। एक न्यूक्लियर स्टेट है, यहाँ पर हालात कितने बिगड़ सकते हैं। अब आलमी सतह पर क्या बातें हो रही हैं पाकिस्तान के हवाले से और क्या हाल पेश किया जा रहा है? ये हाल हो गया है कि अब बाहर से आवाज़ें उठ रही हैं कि जी पाकिस्तान का हाल ये है, चाहे IMF हो, चाहे बाहर के सिफारतकार हों, वो पाकिस्तान को बता रहे हैं कि अब आप इस तरह से मुल्क को बेहतर करने की कोशिश करें वरना हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। ब्रेक के बाद इसी बारे में बात करेंगे। अब पता चला। मुल्क में इस कदर अदम इस्तेहकाम है कि इस अदम इस्तेहकाम की वजह से कुछ भी बेहतरी नज़र नहीं आ रही। एक आइनी बहरान भी जन्म ले रहा है क्योंकि लग रहा है कि हुकूमत और इदारे किसी भी सूरत में इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं हैं, ना ही पंजाब में और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में, और इसकी वजह से अब मुआशी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे सियासी अदम इस्तेहकाम की और ब्रेक के बाद हम मुआशी अदम इस्तेहकाम पर आएंगे, IMF के वाले से बात करेंगे। आमिर ज़ैद साहब, अब ज़ल्मे खलीलज़ाद जो साबिक़ नुमाइंदे हैं अमेरिका के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए, उन्होंने यहाँ कहा है कि ये हल नहीं है जो इस वक्त किया जा रहा है, केसेस बनाए जा रहे हैं इमरान खान पर, अफरा तफरी है। वो तो कह रहे हैं जून में इलेक्शंस करवाए जाएं। लोग बड़े इस पर एतराज़ भी कर रहे थे कि जी अमेरिका क्यों आ गया इमरान खान की मदद के लिए। लेकिन मैंने एक साहब से बात की, उन्होंने कहा इसको आप इस पर्सपेक्टिव में देखें कि अमेरिका अब खौफजदा है ईरानी रेवोल्यूशन से। उसके बाद अमेरिका ये फैसला कर चुका है कि अवामी उमंग के खिलाफ किसी मुल्क में बहुत ज़्यादा हमने नहीं जाना, उससे उन्होंने बहुत नुकसान उठाया, आज तक मामलात नहीं संभाल सके ईरान में। तो कहीं ये ऐसा है कि वो समझ रहे हैं कि ये एक इमरान खान साहब को जिस तरह दबाने गया तरीके इंसाफ को, जो सबसे पॉपुलर जमात नज़र आ रही है सर्वेज में, ज़िमनी इलेक्शन में, जलसे जुलूस में, आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया देख रहे हैं, उसमें तो एक एक पता चलता है किसको कितना देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है, हर चीज़ वाज़ेह है। तो क्या ये सोच है अमेरिका की या आलमी सतह पर ममालिक की कि ये अगर इलेक्शंस नहीं होते तो इससे मुल्क में मज़ीद तबाही आएगी, और वो भी समझते हैं कि एक न्यूक्लियर स्टेट और एक खित्ते में बड़ा अहम मुल्क है जोग्राफी लिहाज से, तो बड़े मसाइल हो जाएंगे फिर? पहली बात तो मैं ये समझना चाहिए कि खलीलज़ाद साहब जो है वो आज जो अमेरिका की हुकूमत है उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो गुजरी हुई हुकूमत की बात कर रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनकी राय की अहमियत नहीं है, या जो अमेरिका के हल्कों में तशवीश होगी, जो पाकिस्तान को समझते हैं, जानते हैं, तो उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि उनकी राय जो है बड़ी वजन रखती है हर हालत से। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका की जो हुकूमत वक्त हो उसकी सोच की अक्कासी कर रहे हो। लेकिन कन्वर्जेंस ऑफ जो कहते हैं ना कि थॉट्स हो सकता है बिल्कुल, कि वो ऐसी बात नहीं करेंगे जो अमेरिकी जो ओवरऑल पॉलिसी है उससे बहुत ज्यादा अलग हो। अब अमेरिका की पॉलिसी क्या है? अमेरिका की पॉलिसी अगर आप उसके ऊपर बात करें, समझते हैं कि जनाब जो एक पॉपुलर मूवमेंट जो कि आपने बात की, हमें उसके खिलाफ नहीं होना, और हमें किसी भी किस्म के जो अनडेमोक्रेटिक गैर जमहूरी इक़दाम हैं उसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करना। ह्यूमन राइट एब्यूज़ पे अमेरिका की एक उसकी पोजीशन है, वो कि उसमें बाज़ पे आपको दोगलापन नजर आएगा कि कहीं पे वो ज्यादा जोर देते हैं, कहीं पे इग्नोर कर देते हैं, कहीं पे नहीं उठाते। लेकिन ओवरऑल उनका खाका यही है
तो मैं उसको एक उसी कहते हैं ना उसमें देखता हूँ, तनाजुर में देख रहा हूँ उस स्टेटमेंट को। और आप ये देखें कि ये बात तो सारे पाकिस्तानी भी कह रहे हैं, पाकिस्तान के बिजनेसमैन भी कह रहे हैं कि अगर आपको मईशत को ठीक करना है तो आपको सियासी इस्तेकाम आपकी पहली शर्त है। और पाकिस्तान जो ज़लमई साहब ने अपनी उसमें कहा कि जी पाकिस्तान अपना पोटेंशियल मिस कर रहा है और भारत आगे निकला चला जा रहा है और पाकिस्तान अपने इन बखेड़ों में उलझा हुआ है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे यहाँ जो खुदगर्ज सियासतदान हैं जिन्होंने इस मुल्क को गुत्थियों लेकर आ गए, ठीक है ना, वो बिल्कुल एक सही मशवरा दिया। फिर अगर वो ये कहते हैं कि अगर किसी मकबूल सियासतदान को भी कोई जलते तवे पे बैठकर मुझे कहे कि इमरान खान ने दहशतगर्दी की है, इमरान खान ने करप्शन की, तो मतलब है आपको यकीन नहीं आएगा। और इसी मुल्क में हम देखते हैं कि जिन्होंने वाकई करप्शन की वो आज वजीर आजम कोई बना हुआ है, कोई वजीर बना हुआ है, कोई सफीर बना हुआ है, तो ये भी इसी मुल्क में हो रहा है ना। तो ये इस तरह से मुल्क या रियासतें जो हैं वो नहीं चलती। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को हमारे जो हल्के हैं उनको संजीदगी से लेना चाहिए कि अगर चूंकि ज़ुल्म खलीलजाद को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, वो अफगानिस्तान के जब दौर था, जब अमेरिकन वर ट्राइंग टू पुल बैक, वो बहुत ज़्यादा इस खत्ते का दौरा करते थे, ही नोज पाकिस्तान वेल, तो इस चीज़ को संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो हम पाकिस्तानी नहीं कह रहे, ठीक है ना। हम पाकिस्तानी भी यही कहते हैं ना कि भाई आप साफ शफाफ इंतखाबात करें, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझें, और उसके बाद जाहिर है कि जो पॉपुलर मैंडेट के साथ अगर अवामी नेशनल पार्टी जीत जाती है कोई इंतखाबात, तो ठीक है, उनका मैंडेट होगा, पीपल्स पार्टी जीत जाए, पीटीआई जीत जाए, लेकिन आप इंतखाबात करवाएं। मगर सर कोई भी इदारा इंतखाबात के लिए तैयार ही नहीं है। ये अलमिया है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो ज्यादा लोग एक्सपोज हुए वो जो जमहूरियत के दावेदार हैं, जो कहते हैं कि जिन्हें जमहूरियत पे एतमाद है, जो कहते हैं आइन में, फिर आप इनका तजाद देखें। एक तरफ कहते हैं जी हम इमरान खान को गिरफ्तार यूं करें कि हम चाहते हैं अदालत की बात मानी जाए, दूसरी तरफ अदालत का हुक्म है इंतखाबात कराए जाए, लेकिन इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं है। तो अजीब गरीब एक मज़ाक़ खेज सूरत हाल पैदा कर दी इन लोगों ने। और इसी अदालत ने, किसी अदालत ने यह भी कह दी राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करें, तो उनको क्यों नहीं करते आप? तो ये एक तशवीश की बात है, और जाहिर है कि इसमें डायरेक्शन जो है वो हुकूमत को सेट करनी होती है। अगर वो स्प्रिंग्स पुल करेगी, जाहिर है कि अगर वो कह दी एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपको वॉलंटियर्स नहीं मिलेंगे इलेक्शन करवाने की, जो फला चीज़ नहीं होगी, लेकिन असल में बात ही कि अगर आप इंतखाबात नहीं करा सकते तो फिर ये कैसी जमहूरियत? बहुत बड़ा सवाल। क्या फिर मतलब है कि हम जो कहते हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, फिर आप इसको राजवाड़ा पाकिस्तान कहते हैं, कुछ और कहते हैं, कोई और नाम रखते हैं फिर उसका भला सा। तो इलेक्शन तो भाई होते हैं, अभी तुर्की में जल्जला इतना शदीद आया है, वो कह रहे हैं हम इंतखाबात कराएंगे। इंतखाबात से डर किस चीज का? आप शफाफ इंतखाबात कराएं। अब तो मतलब निगरान हुकूमतें भी आपकी मर्जी की, आपके मतलब है कठपुतलियां हैं आपके हाथ में, किस चीज का डर है आपको? लेकिन इन्हें अवामी ताकत का डर है। और मेरी इल्तिजा ये देखें, इस मुल्क में जो सबसे मकबूल जमात पीटीआई और इस मुल्क का सबसे मजबूत इदारा जो है वो पाकिस्तान फौज है, ठीक है। कोशिश एक मुझे लग रहा है कि साजिश की जा रही है कि इस मजबूत मुस्तहकम इदारे को मकबूल क़यादत के सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, खुदा न खास्ता, जो कि, और आप ये देखें, खलीज साजिश के तहत बढ़ाई जा रही है। सबसे अच्छी सूरत हाल ये होगी कि हमारी जो इदारे हैं जिन पे अवाम ने हमेशा भरोसा किया है, जो हमेशा हमारा लास्ट फॉल बैक होते हैं, वो अपना रिवायती किरदार अदा करें। रिवायती किरदार जब से मतलब है, आप देखें जी आपने इदारों की बात की। आज एक चूँकि मीडिया में बहुत ज़्यादा एक तरह से चीज़ सामने आई, बड़ी तशवीशनाक मेरी नज़र में, कि मुबैना तौर पर सदर पाकिस्तान, जो कि आइन के आर्टिकल 243 के तहत सुप्रीम कमांडर भी हैं और हेड ऑफ स्टेट भी हैं, उनकी मुबैना तौर पर ऑडियो सामने आती है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। अब इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है एक एटॉमिक मुल्क में, एक उसके हेड ऑफ स्टेट का, सदर का, ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात। दूसरा जो उसमें जो कुछ कहा जा रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब कह रही हैं यहाँ पर हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, लाशें गिर सकती हैं, ये कुछ हो सकता है। फिर हमने देखा कि सदर साहब की तरफ से, ईवान सदर की तरफ से एलामी आया कि वो सालसी करवाने के लिए तैयार हैं। इसमें आप क्या देखते हैं? ये एक तो सिक्योरिटी ब्रीच का, और दूसरा डॉक्टर साहिबा की जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि ऑडियो सामने आ रही हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और जो वो बातें कर रही हैं उससे लगता है कि तहरीक इंसाफ को भी ये खदशा था कि उनके लोग मुश्तइल हो चुके हैं। तीन पहलू हैं, दो की तो आपने निशानदेही कर दी। एक और जो मैं समझता हूँ कि इसका मकसद क्या है इसको लीक करने का, ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि उन्हें इतनी पशेमानी उठानी पड़ी है, क्योंकि यार कोई और हम गुब्बारा छोड़ते हैं। उन्हें पता है तोशा खाना में बदनाम हो रहे हैं, उन्हीं के सारे लोगों के नाम आ रहे हैं तोशा खाने में। उन्हें पता चला कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सके, लोगों ने मज़ाहिम की नई तारीख रकम कर दी। तो एक तो मैं समझता हूँ डिस्ट्रैक्शन है, और बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कोशिश की है उन्होंने कि हम लोग इस पर ज़्यादा बात करें और असल इशू पे बात ना करें। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा उसामा साहब कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है, और हमें इल्तिजा करनी चाहिए जो हमारे हसास इदारे हैं, ISI है, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, कि भाई तहकीक करें
कहाँ से ये वीडियोज आ रहे हैं, कहाँ से ऑडियोज आ रहे हैं? तो ये तो आपने ये करें पैगाम में, अगर कोई बैरूनी लोग भी आ रहे हो, ममालिक के, चीन के, अमेरिका के, रूस के, तो आपसे बात करते भी डरेंगे। उन्हें खतरा ही होगा कि भाई कहाँ कौन सी चीज टेप हो रही है, कौन टेप कर रहा है। उनको जो है मतलब है बेनकाब करना चाहिए, सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करनी चाहिए कि ऐवान सदर हो, वजीर आजम हाउस हो, जहाँ पे आपके फाइनेंस स्टेट सीक्रेट्स है सर, स्टेट सीक्रेट्स हैं। मतलब है हम लोग क्या बनाना तो, रिपब्लिक बन गए। हाँ जी, इसका मतलब है दुश्मन पता नहीं क्या कुछ सुन सकता है या क्या हो सकता है। सदर का सर, चूंकि मैं इशारतन बात कर रहा हूँ, कोई बातें आप टेलीविजन पे नहीं कर सकते कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो यहाँ तो बड़ी खौफनाक, दुनिया तो हमारा मजाक उड़ाएगी कि उनका हेड ऑफ स्टेट जो है उसकी कोई भी बात, कोई भी फोन जो है वो आप सुन लें। नहीं बिल्कुल, एक तो मजाक उड़ाएगा, फुलका उड़ाया जाएगा आपका, लेकिन आपने पूरा अपनी सियासत को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मजाक उड़ाएगी नहीं बल्कि उड़ा रही होगी। हमारा भारत मुल्क जो दुश्मन मुल्क है भारत, उसको क्या उनका हर वक्त नजर रहती है हमारी मीडिया पे, हमारी गालिबा नहीं रहती भारत पे जितनी भारत हम पे नजर रखता है। तो उनका मीडिया जो है दे आर हैविंग वेल ऑफ अ टाइम। उन्हें पता चल रहा है कि जी पाकिस्तान में सदर की जो है, और मेरे ख्याल में इसकी तहकीक होनी चाहिए, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं जब तक आप उनको एक्सपोज नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है इसी तरह की ऑडियो आती रहेंगी। और हालांकि आपको पता है कि इस हुक्म के बाद अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह किया कि ना इनकी कोई अहमियत है कि आप उसको एज एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्ट में, जब तक के कोई बताएगा नहीं कि जी मैंने रिकॉर्ड किया, ठीक है ना। तो उसको बताना पड़ेगा क्यों रिकॉर्ड किया, भाई तुम्हें क्या तकलीफ थी, क्यों रिकॉर्ड किया आपने, क्या आपको कंसेंट शामिल था, नहीं शामिल था। फिर बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड साहब में और आप फोन पे बात कर रहे हैं कि कोई भी दो शख्स बात करें ना, तो इनफॉर्मल हम बहुत सारे हम मजाक भी कर सकते हैं, हम कोई लूज जुमला भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है पब्लिक पोस्चर, जो आप एक सोच समझ के पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं। आप अपनी प्राइवेट गुफ्तगू में बहुत ज्यादा मतलब है बाज़ गालम गलोच भी लोग तफरीहन दे रहे होते हैं, तो ये हमारी सोसाइटी में, हमारी क्या दुनिया भर में होता है, अमेरिका में भी होता है, वो भी करते हैं, बरतानिया में भी होता है, भारत में भी होता है। तो आप आपका दुरुस्त है, लेकिन ब्रीच ऑफ प्राइवेसी तो वैसे ही बहुत बड़ा एक जुर्म आईनी तौर पर दुनिया भर में इसको बड़ा सीरियस लिया जाता है किसी आम आदमी का भी। लेकिन सदर के हवाले से अगर ये यानी मुहिना तौर पर जो अभी ऑडियो सामने है इसकी तहकीक की जाए, अगर ये दुरुस्त है तो ये तो एक बहुत ही ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि माशी सूरत-ए-हाल कितनी ख़तरनाक है, क्या जो पाकिस्तान में इस वक्त माशी अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं, आइनी बहरान देख रहे हैं इलेक्शन ना होने की वजह से, इसकी वजह से ये माशी बहरान है, IMF से मामला तय नहीं हो पा रहे, महंगाई इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड सतह पर है और वो रुक नहीं रही। ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला। IMF के मुआहदे के हवाले से रोज़ाना खबरें सुनने को मिलती है। इसहाक डार साहब तो इतनी दफ़ा यकीन दहानी करवा चुके हैं कि जी आइंदा चंद रोज़ में हो जाएगा, कि अब इन चंद रोज़ को भी चंद हफ्ते से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं। और इसके साथ साथ सेक्रेटरी ख़जाना उन्होंने भी ये कहा था, हामिद याकूब शेख साहब ने, कि जी आइंदा चंद रोज़ में, ये गुज़श्ता हफ्ते की बात है, उन्होंने भी कहा आइंदा चंद रोज़ में मुआहदा होने का इम्कान है। लगता है इसहाक डार साहब इतनी दफ़ा झूठे साबित हुए कि फिर शायद उन्होंने सेक्रेटरी साहब को आगे किया, अब वो भी गलत साबित हो रहे हैं। अब खबर ये सामने आ रही है आमिर रज़ा साहब के IMF चाहता है कि जो आइंदा सेटअप आए, यानी वो भी देख रहा है कि इलेक्शन शायद हो, पता नहीं क्या होगा, इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम इतना है कि आइंदा सेटअप से भी वो चाह रहे हैं कि उनसे भी बातचीत हो जाए या उनकी भी यकीन हो। तो ये गवर्नमेंट कैसे करवा सकेगी? फिर जो दोस्त ममालिक हैं जिनके हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने आते बड़े दावे किए थे और कहा था मुक़्तदर हलकों को भी कि कोई मसला ही नहीं है, हमारे तुमसे ज़ाती ताल्लुकात हैं, ये खबरें तो अब बात। और फिर उन्होंने कहा कि मैं जब गया तो मैंने कहा मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, वो मजबूरी भी नहीं मानी गई और अभी तक मामला नहीं हल हुए। उन्होंने सिर्फ गारंटी करना है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को वो सपोर्ट करने के लिए अदायगी रखेंगे, वो भी नहीं हो पा रहा। तो ये तो मामला लगता है चल ही नहीं रहे। रिकॉर्ड महंगाई करने के बावजूद, शरह सूद रिकॉर्ड बढ़ाने के बावजूद, बिजली इतनी महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दिया, टैक्सेस रिकॉर्ड बना, उनका जो GST रिकॉर्ड सतह पर कर दिया, फिर भी इनसे मामला नहीं चल रहे। जनाब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, अफरात ज़र जो है वो 42% से ज्यादा है, ठीक है ना। आपने कहा इंटरेस्ट रेट 20% हाईएस्ट, तो क्यों नहीं हो रहा? बात ये कि ये जो इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान जब आए थे एयरपोर्ट के तैयारे पे बैठकर, उन्होंने बड़े मतलब दावे किए थे, बड़े वादे किए थे कि जनाब मैं किसकी बजाऊंगा, मेरे पास कोई जादू की छड़ी है। समझना ही चाहिए कि इसहाक डार अभी तक वो पुराने टाइम उसमें रह रहे हैं, कहते हैं पिछली सदी में रह रहे हैं। उन्होंने सोचा कि जनाब जितना पहले होता था, जब एक वॉर ऑन टेरर जारी थी तो IMF ने 13 वेवर दिए थे पिछली हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की, याद करें आप। वो कह मुझे इस बार भी
क्योंकि आज पाकिस्तान की अमेरिका के नजदीक जाहिर है कि उस तरह की हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। तो जाहिर है कि अब वो आपसे वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम आपको मेरिट पे देंगे, और मेरिट ये होगा कि जी जो आपको रिफॉर्म करने हैं वो आप जब तक नहीं करेंगे वरना हम आपको पैसे देंगे, पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और आप उसी तरह की दलदल में रहेंगे। तो इन्होंने हर जो कदम उठाया इसहाक डार साहब ने, वो गलत कदम उठाया। इन्होंने पहले ये समझा कि मैं IMF को किसी तरह से आंखें दिखाकर, तो पता चला इनको आंखें देखनी पड़ी, उल्टा हो गया। फिर इन्होंने एक बहुत बड़ी फाज गलती की कि जनाब इन्होंने रुपए को प्रॉप अप करके रखा, उसकी वजह से एक पहली मरतबा करेंसी की ब्लैक मार्केट पैदा हो गई कि जनाब ओपन मार्केट रेट और ब्लैक मार्केट रेट और इंटर बैंक के रेट में जमीन और आसमान का फर्क था, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। रेमिटेंसेस कम आए हमारे पास, लोगों ने एक्सपोर्ट को सीड लाना बंद कर दिया, ठीक है ना, हमारी एक ज़र मुबादला का बुहरान पैदा हो गया। अच्छा, फिर एक और समझे तारीखी एतबार से कि इसहाक डार जो है ये एंटी रिफॉर्म फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये रिफॉर्म पर यकीन नहीं रखते। और बड़ा अभी आप देखें, इसी की वजह से आर्मी चीफ को जो है आसिम मुनीर साहब को ने खुद जो है इनको बिठाकर बिजनेसमैन को पिछले दिनों तसल्ली तशब्बी देनी पड़ी। लेकिन वहां पे जब मेरी कुछ बाद में बैकग्राउंड मैंने एक दो लोगों से बात की तो उनका जी बिल्कुल आर्मी चीफ की बात पे याद है और वो यकीनन मतलब है कि समझते हैं कि चीजें रिवाइव हो जाएंगी। लेकिन जब आप इसहाक डार साथ बैठे हुए वहां पर उनको तशवीश हो जाती है, क्योंकि जब इसहाक डार का जो कुछ किरदार रहा है और बदनवानियों में मुलविस रहे मुबैना तौर के ऊपर, मतलब है सबको पता है कन्फेशन स्टेटमेंट दी है इन्होंने, जिसको बाद में मतलब है केस नहीं चल सका उसके ऊपर, तो लोगों का शक व शुबा है। अब इसी तरह में मैंने बैकग्राउंड इंटरव्यूज कुछ डिप्लोमेट से बात की, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि एक बड़ी गैर मकबूल हुकूमत है, अच्छा हम चाहेंगे जब आए जो नए मैंडेट के साथ आए उसके साथ हम अपने जो है ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ जो है वो फैलाएंगे, बढ़ाएंगे, उसमें वसअत लेकर आएंगे। लेकिन इस हुकूमत के बारे में उन्हें पता ही नहीं कि आज है कल नहीं होगी, या उसकी अनपॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जनाब अवाम जो उसके जायज होने पे सवाल करते हैं। देखिए ना, अधूरी पार्लियामेंट है ना, कौमी असेंबली आपकी अधूरी है, वन साइडेड ये लॉ मेकिंग करते हैं। ये अगर लॉ मेकिंग करते हैं तो अवाम के लिए नहीं करते, ये अपने करप्शन केसेस को छुड़ाने के लिए करते हैं। तो पाकिस्तान का बिजनेसमैन कैसे इन पे एतबार करेगा जी? आप अगर खुद आप देखिए, जो मेरे पास इत्तलात है कि लोग पैसा पुल आउट कर रहे हैं, बिजनेसमैन सोच रहे हैं कि जनाब हम अपना एक ठिकाना दुबई में और लंदन में और अमेरिका में बनाएं, हम अपने कारोबार को कैसे यहाँ से मुंतकिल करें। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का गला घोंट दिया है और इतनी बुरी तरह से कि आपका जो कितना पहिया है उसका भी आएगा हमारे ऊपर, वो जो असर आएगा। इनकी चॉइसेस देखें ना कि आपने उन चीजों की, मुझे आज को एक मेरी बात हुई थी बुक सेलर से जो किताबें इंपोर्ट करते हैं कि जनाब अब जो तालीम के लिए किताबें इंपोर्ट होती हैं वो स्टेट बैंक की फहरिस्त में ही नहीं है, आप पेमेंट ही नहीं कर सकते। इस मुल्क में भी ये हालत हो गई, दवाएं बनाने की चीजें, फला चीजें जो आपकी जरूरत की चीजें, हमारी बहुत सी एक्सपोर्ट्स का निसार इंपोर्ट पर है। आपने पूरा साइकिल रोक दिया, लोग जॉब से अपनी लूज कर रहे हैं। तो जाहिर है इसका मतलब है कि इसहाक डार ने जो टर्न लिया वो गलत उन्होंने मोड़ लिया। इसके मुकाबले में मिफ्ता ने फिर भी जो है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट की थी, लेकिन क्योंकि वो समझी नहीं थे, समझी अव्वल नहीं थे, तो उनको महरूम होना पड़ा। और आप देखिए कि नून लीग के लोग, बड़े बड़े लोग, शायद खाकान अब्बासी, इनके और मैं नाम नहीं लूंगा, कि जो पसे पर्दा इसहाक डार की तारीफ में पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो वहां पर लोगों में नून लीग में खुद बहुत इश्तिहाल है। उन्हें पता है कि इसहाक डार जो है एक रिपल्स कर रहे हैं लोगों को, जो मतलब एक तो अवामी एक उनके ऊपर गमो गुस्सा है, लेकिन जो यहाँ की पैसे बनाने वाले लोग हैं ना, जो कहते हैं जो दोज पीपल हु क्रिएट वेल्थ, आपका बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, वो इनसे बड़े नाखुश हैं। और उसकी जब तक ये है यहाँ पर, और उनको पता है कि इसलिए है कि वो समझी हैं, तो जनाब इस मुल्क की जो मईशत है दोबारा पटरी पे मुझे तो खाकम बदहन आती हुई नजर नहीं आती। आपको रेडिकल, हमें तीन बहुत आसान है पाकिस्तान को बहाल, इंतखाब हो, इत्तिसाब हो और इस्लाहात हो। जब तक ये तीनों चीजें साइड बाय साइड नहीं होंगी ना मुतवाज़ी तरीके से, पाकिस्तान पनप नहीं सकता। और इसमें हमारे इदारों का बड़ा कलीदी किरदार है। लोगों की जाहिर है कि जहाँ पे एक मकबूल सियासी जमात को देख रहे हैं, वो अपने इदारों को भी देख रहे हैं कि वो अपना कलीदी किरदार अदा करें। और जो उन्होंने तारीखी एतबार से किया है, जब पाकिस्तान बुरान में आए तो किसने बुरान को सॉल्व कराया, ठीक, तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमें फिर एक बार इदारों की तरफ देखना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन वाज़े चीज़ है कि हुकूमत को अब चाहिए कि फ़ैसले करे, और ये सिर्फ नहीं कि जी हमने रियासत बचाई है सियासत की बजाय, ये तो ऐसे लग रहा है वक्त गुजार रहे हैं, इनके पास अब चंद महीने बाकी हैं, तो ये बाकायदा बताएं कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, ताकि फिर मामलात स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ, इस्तेहकाम की तरफ जाएँ। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।